आइए शुरू करते हैं न्यूज पर सफर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा बेजुबान के सफल रेस्क्यू ऑपरेशन की भी है। हरियाणा के रेवाड़ी में एक शख्स ने अपनी भांजी की शादी में करीब 1 करोड़ रुपए का शगुन दिया, जो कि चर्चा में आ गया। दरअसल सतबीर नाम के शख्स के जीजा अब इस दुनिया में नहीं है। ऐसे में उन्होंने शादी के दौरान नोटों का ढेर लगा दिया, जिसे गिनते गिनते लोग थक गए। सतबीर ने एक रस्म निभाते हुए 500-500 के नोटों में 1 करोड़ 1,11,111 रुपए दिए। साथ ही अपनी इकलौती बहन की इकलौती बेटी को करोड़ों रुपए के गहने भी दिए। बताया जा रहा है कि सतबीर का खुद का क्रेन का कारोबार है। वो गांव में ही परिवार के साथ रहते हैं। साथ ही उनकी अच्छी खासी जमीन भी है। यूपी के नोएडा में सड़क पर नोट उड़ाने से जुड़ा एक और वीडियो सामने आया। इसमें राहगीर वहां बिखरे नोटों को बटोरते नजर आए। दरअसल ये मामला सेक्टर 37 के पास का है। वीडियो में दिखाई दिया कि वहां से हूटर बजाते हुए गाड़ियों का एक काफिला गुजर रहा है, जिसमें से कुछ लड़कों की ओर से सड़क पर नोट उछाले गए। वहीं आसपास खड़े लोग इन नोटों को बीनने में लगे हैं। वैसे इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर गाड़ियों को सीज कर दिया है। साथ ही करीब 4 लाख का चालान भी काटा है। कहा जा रहा है कि लड़के शादी समारोह में हिस्सा लेने आए थे। बिहार के गोपालगंज में एक लड़की की पिस्तौल के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसमें एक सिपाही भी नजर आ रहा है। हालांकि ये तस्वीर असली पिस्तौल की है या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। लेकिन फिलहाल जैसे ही ये तस्वीर सोशल मीडिया पर फैली तो लड़की और सिपाही की पहचान की गई। साथ ही सिपाही अनिल यादव को लाइन हाजिर कर दिया गया। बताया गया कि ये तस्वीर दुर्गा पूजा मेले के दौरान खींची गई थी। छत्तीसगढ़ के संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत तीर कमान चलाते नजर आए। दरअसल जल्द ही वो फिल्मों में दिखेंगे। ये फिल्म छत्तीसगढ़ी भाषा में बनाई जा रही है, जिसमें शहीद वीर नारायण सिंह की भूमिका संस्कृति मंत्री ने निभाई है। इस फिल्म का नाम बलिदानी राजा गुरु बालक दास है। अभी अमरजीत भगत सरगुजा जिले के सीतापुर विधानसभा क्षेत्र से 5वीं बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मतदान खत्म होने के बाद उन्होंने शूटिंग शुरू कर दी है। दिल्ली के ग्रीन पार्क इलाके में दमकल कर्मियों ने इंसानियत की बड़ी मिसाल पेश की। उन्होंने एक डॉग का सफल रेस्क्यू किया। दरअसल ये बेजुबान 2 दिन से नाले के ऊपर कटे हुए स्लैब के बीच में फंस गया था। फिर किसी ने उसकी आवाज सुनी तो दमकल विभाग को उसकी सूचना दी। इसके बाद 3 घंटे से ज्यादा समय तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इसमें ड्रिल मशीन और दूसरे उपकरण से ये स्लैब काटा, जिससे डॉग को बाहर निकाला गया। वहीं जब डॉग को सकुशल बाहर निकाला तो लोगों ने तालियां बजाकर दमकल कर्मियों की हौसला अफजाई की। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर डायबिटीज से जुड़ी है, जिसके मरीजों की तादाद देश में तेजी से बढ़ती जा रही है। ये बीमारी खतरनाक है क्योंकि ये न सिर्फ दिल, दिमाग और किडनी जैसे अंगों पर असर डालती है, बल्कि पीजीआई चंडीगढ़ की नई स्टडी के मुताबिक हड्डियों को भी कमजोर करती है। मामला सेहत से जुड़ा है, इसलिए इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाना जरूरी है। अच्छा है अगर आप ऐसे लोगों में शामिल हैं जो सुबह सवेरे वॉक पर जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, पसीना बहाते हैं। अच्छा है अगर आपकी हेल्दी लाइफ स्टाइल है, खान पान के मामले में संयम है और भोजन में हरी सब्जियां और फल शामिल हैं। अगर आपने बढ़िया लाइफ स्टाइल का मंत्र अपना लिया है तो तय मानिए कि आप डायबिटीज से बचे रहेंगे, जिसकी चपेट में आज देश के 1/4 लोग हैं। यकीन कीजिए अगर आप खान पान को लेकर लापरवाह हैं तो आपको डायबिटीज होने की संभावना ज्यादा है। और अगर इस बीमारी ने धर दबोचा तो इसका असर दिल, दिमाग, किडनी और आंख पर हो सकता है। इतना ही नहीं, पीजीआई चंडीगढ़ की नई रिपोर्ट बताती है कि इसकी वजह से हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, हड्डियों के टूटने का खतरा बढ़ सकता है। पीजीआई चंडीगढ़ की ये रिपोर्ट डायबिटीज से जुड़े खतरे को लेकर सावधान करती है। इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर हॉर्न बजाया जाए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पीजीआई चंडीगढ़ में क्या रिसर्च हुई। अस्पताल के एंडोक्रिनोलॉजी विभाग ने रिसर्च के लिए 70 लोगों को चुना। सभी मरीजों के कूल्हे की हड्डी बदली गई थी।
इनमें 40 मरीज सामान्य थे, जबकि 30 मरीजों को डायबिटीज थी। सभी के कूल्हे की हड्डियों पर रिसर्च की गई, जिसमें IIT रोपड़ के इंजीनियर्स भी शामिल हुए। हड्डियों पर रिसर्च के बाद पता चला कि ऐसे मरीज जिन्हें डायबिटीज थी, उनकी हड्डियां कमजोर थी। जिन पेशेंट्स को डायबिटीज था वर्सेस जिनको नहीं था, तो जिनको डायबिटीज था उनका हड्डी का जो इलास्टिसिटी है वो कम हो गया था। तो इसकी वजह से हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि जो पेशेंट्स डायबिटीज वाले रहते हैं उनकी हड्डी भी ज्यादा भंगुर होती है, वो ज्यादा ब्रिटल होती है, ज्यादा जल्दी से टूट सकती है। और ये भी देखा कि जो शुगर ज्यादा देर तक बढ़ा रहता है उसकी वजह से शुगर एक चीज में कन्वर्ट हो जाता है, वो उसके अंदर बोन में भी डिपॉजिट हो गया। जैसे बॉडी के दूसरे ऑर्गन में डिपॉजिट होता है, आंख में डिपॉजिट हो रहा है, नर्व में डिपॉजिट हो रहा है, हार्ट में डिपॉजिट हो रहा है। तो हमने वो भी दिखाया कि बोन के अंदर भी वो जिसको एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट बोलते हैं वो ज्यादा डिपॉजिट हो गया। PGI चंडीगढ़ की स्टडी बताती है कि डायबिटीज का कनेक्शन हड्डियों से भी है, यानी ये बीमारी हड्डियों को कमजोर करती है, साथ ही मोटे तौर पर हड्डियों की क्वालिटी को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन बड़ी चिंता की बात यह है कि हड्डियों के फ्रैक्चर की संभावना बढ़ जाती है। कुछ वेस्टर्न लिटरेचर आ रहा था, उसमें ये दिखा रहे थे कि टाइप 1 डायबिटीज में फ्रैक्चर रिस्क बढ़ जाता है और ये 5 to 6 टाइम बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल हेल्दी पॉपुलेशन। तो ये क्यों बढ़ता है वो देखने के लिए हमने एक स्टडी किया था। तो उसमें हमने हाई रेजोल्यूशन पेरिफेरल QCT नाम का एक इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है, उससे हमने इनका बोन का आर्किटेक्चर देखा था कि बोन का अंदर का जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है वो कैसा है। तो उसमें हमने ये देखा कि टाइप 1 डायबिटीज पेशेंट्स में जो बोन माइक्रो आर्किटेक्चर है वो डिटोरिएट होता है कंपेयर टू हेल्दी कंट्रोल। डॉक्टर्स ये बात पहले से मानते हैं कि डायबिटीज से हड्डियों को नुकसान होता है, लेकिन PGI चंडीगढ़ की स्टडी में ये बात साफ हो गई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि डायबिटीज की वजह से हड्डियां कमजोर होने की संभावना भारत में ज्यादा है, क्योंकि पश्चिमी देशों की तुलना में भारत में लोगों को डायबिटीज की बीमारी कम उम्र में यानी 35 से 40 साल की उम्र में होती है। PGI की स्टडी में ये बात भी सामने आई है कि डायबिटीज की वजह से भारतीय महिलाओं को हड्डी की बीमारी होने की आशंका ज्यादा है। हड्डी का प्रॉब्लम महिलाओं में ज्यादा होता है, वैसे महिलाओं में मेनोपॉज के बाद। और इंडिया में अगर देखेंगे, इंडिया में मेनोपॉज का एवरेज एज है इंडियन फीमेल्स में अराउंड 46 ईयर्स। वो आप अगर वेस्टर्न डेटा के साथ अगर कंपेयर करेंगे दैट इज अराउंड 51-52 ईयर्स। तो एक तो डायबिटीज का सूत्र, डायबिटीज का ऑनसेट पहले हो गया, और सेकेंड मेनोपॉज भी पहले हो गया। थर्ड कि इंडियन सेटिंग में विटामिन डी डिफिशियंसी बहुत ज्यादा कॉमन है, वेस्टर्न में भी कॉमन है, बट इंडिया में और भी ज्यादा कॉमन है बिकॉज ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स, बिकॉज ऑफ स्किन कलर, सो एंड सो। यानी डायबिटीज सिर्फ शरीर के अहम अंगों को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि हड्डियों के लिए भी हानिकारक है। इसलिए इस बीमारी को लेकर सावधानी जरूरी है और उसके लिए लाइफस्टाइल ठीक करना होगा। सबसे पहले वजन कंट्रोल करें, मीठा न के बराबर खाएं। हड्डियों को मजबूत रखना है तो विटामिन डी की कमी न होने दें। थोड़ी देर सुबह की धूप में बैठें, एक्टिव रहें, 45 मिनट एक्सरसाइज करें, सुबह या शाम टहलने जाएं और रोजाना 8 घंटे की नींद जरूर पूरी करें। साथ ही पानी खूब पिएं। सेब, संतरा, अमरूद और दूसरे फल खाएं। खीरा, पालक, लौकी और करेला जैसी हरी सब्जियों को भोजन में शामिल करें। बादाम, अखरोट और पिस्ता जैसे ड्राई फ्रूट की आदत डालें। संतुलित और हेल्दी खानपान से डायबिटीज को रोका जा सकता है। इसके अलावा कैल्शियम और विटामिन डी से हड्डियों को मजबूत किया जा सकता है। इसका खुद भी ख्याल रखें और दूसरों के लिए सावधानी वाला हॉर्न बजाएं। चंडीगढ़ से ललित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मणिपुर में सरकार को ऐतिहासिक कामयाबी। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। तेलंगाना में गुरुवार को राज्य की 119 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इसके लिए चुनाव आयोग ने कमर कस ली है। वहीं सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। इससे पहले बीजेपी, BRS, कांग्रेस और AIMIM समेत सभी दलों ने चुनाव प्रचार के दौरान अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, साथ ही अपनी अपनी जीत के दावे किए थे। नॉर्थ ईस्ट में केंद्र सरकार को बड़ी और ऐतिहासिक कामयाबी मिली। दरअसल मणिपुर के 6 दशक पुराने विद्रोही गुट UNLF यानी यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने हथियार डाल दिए। मोदी सरकार और UNLF के बीच एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुआ।
देश भर में हेट स्पीच की बढ़ती घटनाओं के बीच सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात, केरल, नागालैंड और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया। इसमें अदालत ने राज्यों से नोडल अधिकारी की नियुक्ति पर जानकारी मांगी। अब इन राज्यों को 8 हफ्ते में जवाब देना होगा। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 5 फरवरी को होगी। भारत से पाकिस्तान गई अंजू भारत लौट आई। वो अटारी बॉर्डर के रास्ते लौटी। इसके बाद अंजू से सुरक्षा एजेंसियों ने पूछताछ की। वैसे तो पाकिस्तान में करीब 6 महीने तक रही। इस दौरान अंजू ने अपने पाकिस्तानी दोस्त नसरुल्लाह से शादी कर ली थी। फिर पिछले दिनों ये खबर आई कि अंजू ने राजस्थान में अपने बच्चों से मिलने की इच्छा जताई है। दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। दरअसल अदालत ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को 6 महीने का सेवा विस्तार दिया। हालांकि केजरीवाल सरकार उन पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने की मांग कर रही थी। नरेश कुमार गुरुवार को रिटायर होने वाले थे। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने ओडिशा के पुरी में समंदर किनारे उत्तरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन पर सैंड आर्ट बनाए। इसने मजदूरों और रेस्क्यू टीम के जज्बे की तारीफ की गई। करीब 2.5 हफ्ते तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मंगलवार को सभी 41 मजदूरों को सकुशल वापस निकाल लिया गया था। अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। उत्तरकाशी के सलक्यारा में 17 दिनों तक सुरंग में फंसे रहने के बाद आखिरकार 41 मजदूरों ने सोमवार को खुली हवा में सांस लिया। लेकिन इतने दिन उस सुरंग में उनकी जिंदगी कैसी रही होगी, इसकी कल्पना भी सिहरन पैदा कर देती है। हालांकि इन मजदूरों ने हौसला नहीं हारा, उम्मीद की डोर आखिर तक थामे रखी। एक तरफ दिल्ली से पीएम पल पल पर नजर बनाए हुए थे, तो दूसरी ओर रेस्क्यू टीम ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इन चेहरों पर मुस्कान जिंदगी की जंग जीत लेने की है, जिसकी उम्मीद लगाए हर देशवासी बैठा था, जिसके लिए दुआओं का दौर चला, जिसके लिए विज्ञान का जोर चला और काफी जद्दोजहद, कश्मकश, उतार चढ़ाव भरे लम्हों से गुजरते हुए पूरे 17 दिन बाद आखिरकार उम्मीदों को ठौर मिल ही गई। 28 अक्टूबर की शाम जब उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे 41 मजदूर एक एक कर बाहर आए, तो लगा मानो हमने दुनिया जीत ली हो। इन चेहरों की मुस्कान देखकर जहां इनके परिवार के लोगों की जान में जान आई, तो वहीं करोड़ों देशवासियों के चेहरे पर हर्ष और रोमांच था। इस पूरे मिशन पर प्रधानमंत्री की नजर भी बनी हुई थी। जब मजदूरों ने सुरंग से बाहर 17 दिन बाद खुली हवा में सांस लिया, तो प्रधानमंत्री भावुक हो उठे। उन्होंने खुद मजदूरों से बात की, उनका हालचाल जाना और उनके धैर्य, संयम और हौसले की तारीफ की। सबसे पहले तो मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को बधाई देता हूं। एक सुखरूप हम इतने संकट के बाद भी निकल पाए, और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकता हूं, वरना कुछ भी बुरा हो जाता तो शायद मन को इतनी कैसे संभाल पाते कहना कठिन था। ये केदारनाथ बाबा की, बद्रीनाथ भगवान की कृपा रही कि हम सब कुशल आप लोग आए हैं, और 16-17 दिन समय कम नहीं होता है। आप लोगों ने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई और एक दूसरे का हौसला बनाए रखा। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे समय इन्हें रेलवे के डिब्बे में भी साथ साथ चलते हैं तो कभी न कभी तो तू मैं हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने सारा धैर्य रखा। मैं लगातार जानकारियां लेते रहता था, मुख्यमंत्री जी से भी लगातार संपर्क में रहता था, मेरे पीएमओ के भी अफसर वहां आकर के बैठे थे, तो जानकारियां रहती थी, लेकिन चिंता तो कम होती नहीं है। जानकारियों से तो समाधान तो होता नहीं है। लेकिन मैं सचमुच में आपके माध्यम से वहां जितने भी हमारे श्रमिक साथी निकल करके आए हैं, सबको और उनके परिवार का पुण्य भी काम आया है, ताकि इस संकट की घड़ी से बाहर निकल करके आए हैं। 17 दिनों तक अंधे सुरंग में उम्मीद की डोर थाम कर बैठे इन मजदूरों की तारीफ तो बनती है। क्या ये मजदूर कभी भूल पाएंगे सब्र के वो 17 दिन, जब वो खुली हवा और पानी तक के लिए तरस गए? नहाने के लिए पानी नहीं था तो ऊपर से बूंद बूंद टपकते पानी से नहाया, टाइम पास के लिए मोबाइल में लूडो खेला
उसी छोटी सी जगह में इधर उधर बेकार टहले, आपस में जान पहचान की, एक दूसरे के घर परिवार की बातें करके वक्त बिताया। आप जब फंसे थे वहाँ पर तो क्या कर रहे थे टनल के अंदर? क्या करेंगे सर, फांसे थे तो हम लोग वही इधर उधर अंदर में भटक रहे थे। सब 41 आदमी थे तो सब मुढ़ी उड़ी खाना उन्हें भेज रहा था, खाते थे, इधर उधर घूम रहे थे अंदर में। तो जब ज्यादा दिन हो रहा था तो क्या घबराहट हो रही थी? आप लोग जो 41 लोग थे आपस में क्या बातचीत करते थे? यार अपना अपना वो अपना बात कर रहे हैं, मैं अपना बात कर मिलजुल के वो उसका बात सुन रहा है, मैं इसका बात सुन रहा हूँ। सब अपना अपना बात कर रहा था, अपना घर परिवार का, तुम कहाँ के हो, हम यहाँ के हैं, ये सब परिचय ले रहे थे इधर उधर से। पहले 2-3 दिन तो उम्मीद नहीं थी कि बाहर निकाल लिए जाएंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब बाहर कोशिशें तेज हुई तो सबका साहस बढ़ा। ऊपर से गिरा तो हम लोग को थोड़ा महसूस हुआ कि अब निकलने का प्रयास तो हम लोग का तो बंद हो गया, लेकिन धीरे धीरे हमारी नवजुगा इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी जो है सो हमारी प्रयास में लगे रहे। हर जगह से व्यवस्था की गई, ऑक्सीजन की व्यवस्था, खाना पीने की व्यवस्था, और मुख्यमंत्री हमारा उत्तराखंड का जो है वो हमारे प्रयास में लगे रहे हम लोग को निकालने के लिए। और हमारे झारखंड के भी चीफ मिनिस्टर भी आए और इधर प्रधानमंत्री, सब हर व्यवस्था की गई। गिरने के बाद हम लोग को 10, 15, 20 घंटे थोड़ा परेशानी हुई। उसके बाद जो पाइप था हम लोग का, पानी का पाइप, उससे हमारा खाना की व्यवस्था की गई, उसी से हम लोग को खाना मिलता था। हमें वहाँ पे सिर्फ 24 घंटे ही दिक्कत हुई, जिसमें कि खाने को, हवा। उसके बाद हमारी कंपनी ने मेरे को पाइप के द्वारा खाने के लिए काजू, किशमिश, मूढ़ी जो भी हुआ वो भेजे। और मेहनत करने के बाद 10 दिन के बाद हमें फिर दाल, चावल, रोटी की खाने का मिला। मुझे तो कंपनी से कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को वहाँ पे कुछ उतना खास दिक्कत तो नहीं हुई, लेकिन वही है कि जरा दिक्कत हुई 24 घंटे के लिए। और क्या बताऊँ मैं स्वस्थ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपके वश में कुछ नहीं होता तो कभी कभी उम्मीद की डोर भी छूटने लगती है। ऐसे में सब मजदूरों का हौसला बनाए रखा गब्बर सिंह ने, जिनकी तारीफ खुद प्रधानमंत्री ने भी की। देखो गब्बर सिंह, मैं तुम्हें तो विशेष रूप से बधाई देता हूं, क्योंकि मुझे डेली रिपोर्ट हमारे मुख्यमंत्री जी बताते थे कि आप दोनों ने जो लीडरशिप दी और जो टीम स्पिरिट दिखाया, मुझे तो लगता है शायद कभी किसी यूनिवर्सिटी को एक केस स्टडी तैयार करना पड़ेगा कि गब्बर सिंह नेगी गांव का व्यक्ति, उसमें वो कौन सी लीडरशिप क्वालिटी है कि इसे संकट के समय में भी अपनी पूरी टीम को संभाला। और आप तो लोकल होने के कारण आप बहुत आसानी से चीजें समझा भी पा रहे थे। बहरहाल अब अंधेरी रात की सुबह हो गई है। मजदूरों ने खुली हवा में सांस ली है। एम्स ऋषिकेश में इन्हें प्राथमिक इलाज के लिए ले जाया गया है, जहां इनका फूल मालाओं से स्वागत हुआ। यहां से वो अपने अपने घरों के लिए रवाना हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए आपको सीधे लिए चलते हैं धन बाजार। बैंक और आईटी समेत लगभग सभी सेक्टरों के शेयरों में तेजी रही। इससे शेयर बाजार में भारी बढ़त दर्ज की गई। सेंसेक्स 728 अंक उछलकर 66,902 पर बंद हुआ। साथ ही निफ्टी एक बार फिर से 20,000 के पार पहुंच गया। ये 207 अंक उछलकर 20,097 पर बंद हुआ। सोने की कीमत रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई। दिल्ली में सोना 750 रुपए बढ़कर 63,500 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया, जबकि चांदी 800 रुपए उछला। ये अब 79,000 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। केंद्र सरकार ने गरीबों को बड़ी राहत दी। कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर अहम फैसला हुआ। सरकार ने गरीबों को मुफ्त अनाज देने की समय सीमा 5 साल और बढ़ा दी।
खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की बड़ी सियासी खबर मौजूद है। 17 दिन के संघर्ष के बाद 41 मजदूर टनल से बाहर निकाले गए तो देश में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन चुनावी माहौल में इस शानदार रेस्क्यू पर भी सियासत शुरू हो गई है। एक ओर बीजेपी इसका क्रेडिट सरकार और खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी को दे रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष इस प्रोजेक्ट में बद इंतजामी और पर्यावरण को लेकर हो रही लापरवाही का मुद्दा उठा रहा है। बाबा भोगनाथ देवता की जय, बाबा भोगनाथ देवता की जय। अंधेरी सुरंग से मजदूरों को सही सलामत निकाल लेने की ये तस्वीरें देश कभी नहीं भूलेगा। 17 दिनों तक लगातार ऑपरेशन के बाद, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के साथ तमाम एजेंसियां शामिल रहीं, इस रेस्क्यू ऑपरेशन को मुमकिन किया गया। इस कामयाबी पर जश्न तो बनता है, लेकिन चुनावी मौसम में सियासत भी लाजिमी है। क्रेडिट लूटने की होड़ लगी है। सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि हादसे का जिम्मेदार कौन है। देश के अंदर ही नहीं, विदेश में भी हर भारतीय की जान को बचाने के लिए टर्की, सीरिया, लीबिया, यूक्रेन से लेकर नेपाल, अफगानिस्तान तक मोदी सरकार ने वो किया है जो शायद पहले देखने को नहीं मिलता था। और उत्तराखंड का एक और उदाहरण आप सबके सामने। ये 4 तारीख दिसंबर से जो पार्लियामेंट शुरू होने वाला है, मेरा तो सबसे पहला जो विषय होगा वो यही होगा कि कल फिर वही मजदूर टनल में काम करेगा, उनको आपात में निकालने का क्या प्लान होता है। ये प्लान के बगैर अब इस तरह की टनल में किसी भी मजदूर को घुसाने का काम नहीं होना चाहिए। हेलो, बीजेपी कह रही है कि प्रधानमंत्री ने रेस्क्यू ऑपरेशन पर लगातार नजर रखी। बताया जा रहा है कि वो आखिरी दिन पीएम मोदी ने रेस्क्यू ऑपरेशन को लाइव देखा। जब मजदूर बाहर निकले तो वो भावुक उठे और बाद में उनसे फोन पर बात भी की। बधाई देता हूँ। लेकिन हम लोग को एक दिन भी कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हम लोगों को कुछ ऐसी कमजोरी हो रही है। इसलिए सरकार के मंत्री हो या बीजेपी के नेता, सभी उनके नेतृत्व की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष लापरवाही की बात कर रहा है। जितने भी साधन देश में हो या कहीं पर भी हो, जो इस राहत के लिए जुटाए गए, मेरे को नहीं लगता कभी और जुटाए गए। मुझे उम्मीद है इस घटना के बाद EIA के साथ साथ इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के तहत जो प्रोजेक्ट्स बने हैं, जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट हुआ है, उसके तहत जो सेफ्टी, जो सिक्योरिटी की जरूरत है, उस पर ध्यान सरकार देगी। ये बात सही है कि हादसे के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने रेस्क्यू के लिए जबरदस्त कोऑर्डिनेशन किया। गडकरी और वीके सिंह जैसे केंद्रीय मंत्री सिलक्यारा पहुंचे। सचिवों ने बचाव अभियान का जायजा लिया। खुद प्रधानमंत्री ने रोजाना 2 दफे फोन करके सीएम धामी से अपडेट लिया, निर्देश दिए। लेकिन अब जबकि ऑपरेशन कामयाब हो चुका है, तब विपक्ष प्रोजेक्ट की बद इंतजामी पर सवाल उठा रहा है। पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, आपदाएं आई हैं। ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं कि 5 राज्यों का चुनाव चल रहा है और उस चुनाव में भी एक दिन ऐसा कोई गया हो जिस दिन उन्होंने यहाँ की जानकारी न ली। टनल से वो निकल के आ गए, कहानी यहीं खत्म नहीं हो जाती है। आपने माला पहनाया, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन उस फ्रेजाइल इकोलॉजिकल जोन में इस तरह की परमिशन टनलिंग कौन देता है? किसके इशारे पे ये चीजें होती है? ये महत्वपूर्ण है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या पर्यावरण को दरकिनार कर पहाड़ों में नए प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि ऐसा हादसा दोबारा ना हो, इसके लिए उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार क्या करेगी? क्या अब दोबारा से नए मजदूरों को इस तरीके से खतरे में भेजा जाएगा? उनकी भी जान चली, इनकी तो चलिए, किसी तरीके से जो भूखलन हुआ, जो धसी, इनके लिए स्पेस बन गया। कल को बहुत बड़ी घटना भी हो सकती है, उसके लिए क्या हो रहा है वो बहुत जरूरी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि रेस्क्यू टीम और एजेंसियों के साथ राज्य और केंद्र सरकार ने रेस्क्यू में अहम भूमिका निभाई है। इसके लिए बचाए गए श्रमिक भी प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ के जितने भी लोग हैं, जितने भी यहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता हमारे कंपनी से लेके जितने NDRF, SDRF जो भी है सर, हमें हर वक्त हर समय सहायता प्रदान की गई। लेकिन ये भी साफ है कि इस हादसे के बाद उत्तराखंड में सड़क प्रोजेक्ट्स को लेकर सियासत तेज होगी। सरकार पर सवाल उठाए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
न्यूज पथ पर आगे पब्लिक होर्डिंग पर एक बड़ी ही दिलचस्प खबर है। घरों में आमतौर पर मियां बीवी की तकरार चलती रहती है, कई बार झगड़े होते हैं, लेकिन बैंकॉक जा रहे एक पति पत्नी में फ्लाइट में ऐसा घमासान हुआ कि प्लेन को बीच रास्ते में दिल्ली एयरपोर्ट पर डाइवर्ट कर उतारना पड़ा। जी हां, असल में लुफ्थांसा की एक फ्लाइट म्यूनिख से बैंकॉक जा रही थी। फ्लाइट में मौजूद एक जर्मन व्यक्ति और उसकी थाई पत्नी के बीच कहासुनी हुई और जल्दी ही झगड़ा शुरू हो गया। खबर के मुताबिक इस दौरान 53 साल के जर्मन यात्री उन्होंने खाना फेंक दिया, लाइटर से एक कंबल को जलाने का प्रयास भी किया और अपनी पत्नी पर चिल्लाया। पत्नी ने पायलट से शिकायत की कि उसे धमकाया जा रहा है, लेकिन जर्मन शख्स ने बीच बचाव कर रहे विमान कर्मियों के निर्देशों का पालन नहीं किया। इसके बाद पायलट ने फ्लाइट की दिशा बदल दी और दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर उतरने की अनुमति मांगी, जो उसे दे दी गई। इस तरह प्लेन दिल्ली एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग उसकी की गई, जहां उपद्रवी यात्री को एयरपोर्ट पर उतार दिया गया और सुरक्षा कर्मियों के सुपुर्द कर दिया गया। 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड। जी हां, टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए चलें डिजिटल गली। सरकार ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर सस्पेंड कर दिए। ये जानकारी वित्त मंत्रालय ने दी। सस्पेंड किए गए ये वो मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन देन से जुड़े थे। वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी के मुताबिक इंटरनेट के दौर में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के प्रमुख बिल नेल्सन ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। इस दौरान भारत और अमेरिका के बीच अंतरिक्ष के क्षेत्र में भागीदारी को और बढ़ाने पर चर्चा हुई। वहीं नासा प्रमुख बिल नेल्सन ने अगले साल भारत के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट शुरू करने की भी बात कही। मणिपुर सरकार ने इंटरनेट बैन को बढ़ा दिया। अब वहां 3 दिसंबर तक इसकी पाबंदी रहेगी। ताजा सुरक्षा हालात पर चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।